नमस्कार। नमो बुद्धाय। जोहार। सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप। होली अपने ही भीतर के बुराई, अमानवीय सोच, अहंकार, किसी भी तरह का जो मानवीय मूल्यों पर अनैतिक कार्य है, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसी किसी भी तरह का विघटन, जीवन से उनका खात्मा, एक बेहतर मानव जीवन, नूतन जीवन का प्रवेश। नानक, बुद्ध, कबीर, हजरत वाल्मीकि, संत रविदास, ऐसे इंसान के आंतरिक जन्म, जिससे हम आम आदमी की खुशियों को ढूंढ पाए, उसके मुस्कुराने के अवसर मिले। वैसे कोई भी पर्व सिर्फ प्रेम और सच्चाई के रास्ते, मानवता की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है, इंसानियत की बात करता है और हर व्यक्ति के जीने, मुस्कुराने और उसके खुशियों की बात करता है। पर्व का जीवन में एक सुखद आनंद, और आनंद मिलता ही है दूसरों के विचारों का सम्मान, दूसरे इंसान की खुशियां और दूसरों के अधिकार को खुद के अधिकार से अधिक सुरक्षित रखना। हम दुनिया के कल्याण की बात करें, पूरी पश्चिमी देश आज संकट में, नेताओं के कारण, अहंकार के कारण। हम बड़ा तो हम बड़ा, मेरा धर्म बड़ा तो तेरा धर्म बड़ा, हमारी सत्ता बड़ी तो तुम्हारी सत्ता बड़ी, हमारी ताकत बड़ी तो तुम्हारी ताकत बड़ी। संपूर्ण मानवता को खत्म करने की एक बड़ी तैयारी। आज कल होलिका दहन था, अपने भीतर के रावण यजीत कंस का खात्मा। कल उसी का तो दहन था। अधर्म पर धर्म की जीत आप कहते हैं, मैं कहता हूं सब कुछ हमारे भीतर, बाहर कुछ भी नहीं। जो नेता रावण का दहन करते हैं, उससे बड़ा रावण कौन है इस दुनिया में? रावण अब तो हर घर घर में रावण है, यजीद है, कंस है। अब कहां से हम लाएंगे कृष्ण को, राम को, नानक को, मोहम्मद को, बुद्ध को, भगवान बिरसा मुंडा को? वाल्मीकि कहां से, कबीर कहां से आए? तो इसीलिए हम सब लोग होलिका दहन में पर्व को एक अच्छे नूतन इंसान का हम सब जन्म ले पाए और हम एक अच्छा इंसान बने। किसी की जिंदगी में अताइयों और आतंकियों की तरह
उसकी जीवन में दखल न दें, उसकी खुशियां को खत्म न करें, यह प्रयास आज से करें। रमजान की भी का काल है, पवित्र रमजान कहे जाते हैं, उसकी भी बधाई। और रमजान का जो काल होता है वो एक नूतन इंसान अपने गुनाह को खत्म करते हुए हर तरह के बुराइयों का खात्मा और एक अच्छे इंसान के जन्म से मानव निर्माण की ओर आगे बढ़े। आपको बधाई। देखिए, मैं तीन बातों को लेकर के आज लाइव हूं। पहला है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस हमले के पहले इजराइल गए। पूरी दुनिया को पता है जब जब इस दुनिया के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया या अन्य कंट्री को सपोर्ट किया गया और हमारे भारत पर हमले किए गए, तब तब ईरान मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, अकेला देश। ईरान के बाद यदि कोई देश हमारा सपोर्ट किया तो रूस था, जिसने हमें सैन्य ताकत भी दिए थे, जिसने हमारे युद्ध के समय हमारा सपोर्ट भी किया था। याद करिए, जब पाकिस्तान के सपोर्ट में पूरी दुनिया कश्मीर की बात कर रहा था कि वो कश्मीर भारत के साथ नहीं है, और यही अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया। उस वक्त पूरी दुनिया में अकेला ईरान था जो भारत के साथ खड़ा। जब तेल के संकट हुए तब भी ईरान मेरा सपोर्ट किया। हर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में जब भी हम गुजरे तो ईरान ने सबसे पहले बढ़ के सपोर्ट किया, उसके बाद रूस। अमेरिका और चीन कभी भी हमारा स्वाभाविक दोस्त न था, न इस जन्म में होगा। चीन हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन से इस जन्म में हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे साथ बांग्लादेश हमसे दूर हो गया, हमारे साथ श्रीलंका हमसे दूर हो गया, हमारे साथ नेपाल हमसे दूर हो गया, हमारे साथ ताइवान हमसे दूर हो गया, हमारे साथ हमारी संस्कृति से जीने वाला वियतनाम हमसे दूर हो गया। और इतिहास गवाह है, आजाद हिंदुस्तान से लेकर के आज तक सबसे अच्छा मित्र, भावनात्मक मित्र ईरान और रूस को हमने खुद से अलग कर दिया। पहलगाम की घटना घटी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला अमेरिका, और हमने ऐसा दोस्त खो दिया कि रूस भी हमारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। उस वक्त ईरान ने ही कहा था ये गलत है, कम से कम इतना भी उन्होंने ही बोला। हमारे व्यवहार के कारण ईरान ने हाथ आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन जब फिलिस्तीन पर हमला हुआ, पूरी दुनिया अमेरिका के खौफ से डर रही थी, तो अकेला फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा। मैं भारत को याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार को, आप इजराइल क्यों गए? आपको बताना चाहिए इजराइल से क्या डील। क्या आप इसीलिए गए थे
कि 3 बार जिस चीफ के द्वारा आप देश के प्रधानमंत्री बने, धन्यवाद देने गए थे। मैं जानता हूं कि एप्स्टीन फाइल से आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि अब ये सब जेवर हो गया। नेता जितना मासूम बच्चियों को रौंदेंगी, उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उतना बड़ा नेता बनेगा। हमारे पास नैतिक मूल्य भी नहीं है कि हम इस्तीफा दें, या शर्म भी नहीं। जिसे शर्म है वो देश इस्तीफा दे रहा है। और एप्स्टीन फाइल के बारे में सबको पता है। लेकिन 14 से अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री बनाने में इजराइल की बड़ी भूमिका क्या है, ये अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है। यदि भारत के किसानों की खतरनाक डील हुई और सिलेंडर किए, तो इजराइल के उस गुप्त एजेंडे के कारण। यदि हमारा डाटा दुनिया में चला गया, तो इजराइल और अमेरिका के गुप्त समझौते के कारण। इसीलिए पश्चिमी देश की स्थिति जो आज है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर परिस्थिति में बिहार और भारत के जो लोग खाड़ी देश, सऊदी, कतर, दुबई, ईरान, इजराइल या अन्य जहां भी, इराक, आप अविलंब बिहार के और देश के हमारे नागरिक को आप वापस लाइए। लोग डरे हैं, उनके परिवार यहाँ डरे हैं, सहमे हैं। या तो सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, या तो उन्हें तुरंत वापस लाने के लिए आप प्रयास करें। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक भी बात भारत के नागरिक की हिफाजत और उसको वापस लाने के लिए कुछ भी कोई ट्वीट नहीं आया। दूसरी चीज, इतनी बड़ी पश्चिमी देश और तीसरी विश्व युद्ध की ओर संदेशा, दुनिया तबाह की ओर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वंस करने की एक षड्यंत्र, सन की राष्ट्रपति झूठ के नींव पर, इसके पहले भी उन्होंने गाजा में, उसके पहले भी झूठ के नींव पर उन्होंने सद्दाम, उसके पहले भी उन्होंने एक राष्ट्र अध्यक्ष को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना, सिर्फ तेल के कारणों से, सिर्फ अपने अहंकार के कारण। और अब इजराइल को आगे करके पूरी दुनिया में और खास तौर पर पश्चिमी देशों में अपनी हुकूमत कायम करने की व्यवस्था को जिंदा रखना। यह दुनिया को पता है कि इजराइल 7 जन्म में अमेरिका से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल एक चीप बनाता है तो उसकी मशीन अमेरिका के पास है। इजराइल एक नट बनाएगा तो उसकी गाड़ी बनेगी अमेरिका। अमेरिका और इजराइल, यह दोनों एक दूसरे के फिर इस झूठ पर ईरान पर हमला करना, जबकि ईरान के अमन पसंद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नहीं रहे या रहे, अभी इस विवाद पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज वो नहीं रहे। वह प्रयासरत थे कि पश्चिमी देशों में किसी भी कीमत पर नफरत का माहौल ना बने, शांति का माहौल हो। भारत दुनिया में हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की, सार्वभौमिकता की बात की, हमेशा प्रेम की बात की, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, हमेशा मानवता की रक्षा की बात की, हमेशा एक इंसानियत को पैगाम दिया है, हमेशा शांति का प्रयास किया। क्या कारण है? इतनी बड़ी घटना के बाद
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। आपने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की, लेकिन आपने इस घटना की निंदा नहीं की। रूस ने घटना की निंदा की। रूस ने कहा कि ये गलत है। रूस ने कहा कि अनैतिक प्रयास था दुनिया को तबाह करने की, लेकिन भारत ने कुछ नहीं। आज भारत को सबसे पहले इस पश्चिमी देशों के युद्ध को रोकने का पहल करना चाहिए, क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा आर्थिक सामाजिक रूप से भारत पर पड़ेगा। ये 3 महीने के अंदर आप मेरी बात नोट कर लो, आज की डेट, और 4 महीने के अंदर इस पश्चिमी देशों में जो उथल पुथल हुए हैं या एशिया में जो घटना घटित हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, चिंताजनक। इस चिंताजनक स्थिति को लाने में क्या सबसे बड़ी भूमिका इजराइल की नहीं है, अमेरिका की नहीं है? वो आपके अच्छे दोस्त, आप उसको कह देते हो, आपको वो कहता अच्छा दोस्त। 10 लाख करोड़ रुपया भारत से वो ले जाएगा सालाना, हमारा सब कुछ लेके चला गया, किसान को बर्बाद कर दिया, एप्स्टीन दुनिया में ले आया, लेकिन आपका क्या हो? और आप वहां जा रहे, और आपके जाने के कुछ दिनों के अंदर ही ईरान पे हमला होता है। मेरा इतना ही है, हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करने का अविलंब आपको प्रयास करना चाहिए, और अभी भी वक्त है, हमें अमन की बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, हम आना चाहेंगे आपके पास, तीसरा आएंगे हमारे साथ बीच में अमन भाई आए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो हम बेटियों की चिंता कर रहे हैं, बेटी क्यों लगातार इस कंट्री में और बिहार में समाप्त होती जा रही, कितनी बेटियां, जो केस दर्ज होता है वो एक शहर में, क्या स्थिति है? मैंने आपको पहले भी कहा, 2025 में सिर्फ लगभग 2000 बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, किडनी, लीवर और ऑर्गेनिक उसका खत्म करने के लिए बलात्कार के बाद उसको बेच दिया जाता, और नेशनल मार्केट में उसकी किडनी, आंख, इनको निकाल करके खत्म कर दिया जाता। ये मासूम बच्ची और मानव तस्करी का सबसे बड़ा खेल है, और वो सीमांचल के बॉर्डर इलाके पर, चाहे वो नेपाल के द्वारा हो, चाहे फिर अन्य जगहों पर हो, वो लगातार, मैंने सदन में एक बार नहीं 10 सालों के अंदर मैंने 20 बार क्वेश्चन भी किए, ये मुद्दे भी उठाए, लेकिन इसकी संख्या बढ़ती चली गई। सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 1016 बच्चियों को बचाया गया, 77 महिलाएं, 722 नाबालिग लड़की उसमें शामिल है। किशनगंज, पूर्णिया समेत लगभग 6 जिले का ये आंकड़ा है। 2025 पुलिस के रिकॉर्ड में। इसके पहले भी मैंने कई बार आपको यह बात मैं कह चुका कि 2008 में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक, 638 ट्रैफिक, जिस लड़कियों का आज तक अता पता नहीं है और हम खोज नहीं पाए, वो लड़की मर गई या वो लड़की किसी कोठे पर बैठा दी गई, ये सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण था। वही आज लगातार जो बच्चियां, जो गरीब बच्चियां 10th के बाद पढ़ने जाती, जिसको नेट्स का एग्जाम देना, जिसको बीएड करना, जिसको एमएड करना, या कोई भी बच्ची मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हॉस्टल की जरूरत होती। जैसे ही कोई गरीब, लोअर मिडिल क्लास, कोई एक बच्ची नहीं है
जब नीट्स की बच्ची का मुद्दा आता है मुझे दर्द होता है। वह एक लड़की नहीं है, पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई इसमें निहित है। मैं इसीलिए बार बार ये लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं आज नहीं, नरोना बच्ची की घटना से नहीं, शिल्पी गौतम की घटना नहीं, बेबी खान घटना नहीं, मुजफ्फरपुर की घटना नहीं, मुजफ्फरपुर सबसे बड़े, याद करिए जिस घटना को मैंने उजागर किया था, होम गिरी, क्या हुआ उस घटना में? 61 बच्ची नेता को परोसा गया था। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, सारे पदाधिकारी और नेताओं को मुजफ्फरपुर के होमगिरी से परोसा गया। जो जाने पर मजबूर नहीं किया गया उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं क्यों। अब मुझे एक बात बताइए, नीट्स की बच्ची के साथ बलात्कार हुए, बलात्कार करके मार दिए गए, डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया, एसएफएल का रिपोर्ट आ गया। हम जब एम्स के डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमको आधा अधूरा केस दिया है, कागजात दिए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कल सीबीआई ने पटना कोर्ट में लिखित दिया कि पुलिस हमको कागजात नहीं दे रही। मैं पहले से इस बात की शंका थी कि पुलिस कागजात नहीं दे रही। इसमें कुछ पत्रकार लोग भी लगे हैं और कुछ बड़े पैसे वाले कि नेता के साथ खड़े हो, बचाया जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पप्पू यादव के रहते हुए नीट्स की बच्ची, चाहे पुलिस सीबीआई को केस दे ना दे, 18 साल उसकी उम्र है। आपने पहले कहा कि पॉस्को एक्ट लगाने के लिए उन्होंने उम्र 18 लिखा दिया, बाद में स्कूल से सर्टिफिकेट निकाले गए, सर्टिफिकेट में 18 थी। 18 केस उम्र होने के बाद सबसे पहले यह कानून कहता है कि हमें अविलंब अविलंब हर परिस्थितियों में, यह बिल्कुल कानून कहता है कि पॉस्को एक्ट लगना सबसे पहले जरूरी है। हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में यह पॉस्को लगेगा। पहले पॉस्को नहीं लगाया गया, जब सर्टिफिकेट दिया गया फिर तब पॉस्को लगाया गया। अब फिर जब सीबीआई सर्टिफिकेट मांग रही है तो कह रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं। हम सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं। सीबीआई ने अभी तक केस दर्ज करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं लगा। मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका के एप्स्टीन फाइल की चिंता ना करें, पटना के एप्स्टीन फाइल को देखें, भारत के एप्स्टीन फाइल को देखें। कोई लगभग जो फर्जी कोचिंग है, फर्जी नर्सिंग है और फर्जी हॉस्टल है। मैं कई बार कहा हूं कि हमारी बच्ची हॉस्टल बिना किसी चीज के, आप बिना बिना किसी कानून के, नियम के, रजिस्ट्रेशन के आप हॉस्टल नहीं खोल सकते। वहां की सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसकी मां के पास दिया जाए, वहां थंबिंग मशीन लगाया जाए। जब मेरी बेटी निकले थंबिंग हो, जब आए तो थंबिंग हो, ताकि पता चले कि हमारी बेटी कितने बजे गई, हमारी बेटी कितने बजे रिटर्न हुई। गई तो उसका ड्यूरेशन क्या था, यह पता हमारी मां और उस परिवार को रहनी चाहिए कि हम जिसके भरोसे अपनी बच्ची को पढ़ने दे रहे हैं, या हमारी बच्ची जो पढ़ना चाह रही है, क्या नरभक्षी, गिद्ध दृष्टि पदाधिकारी, रसूखदार के बेटा, रसूखदार के परिवार और नेताओं की तो नहीं है। हमारी बच्ची सुरक्षित है या नहीं, लेकिन हम आज तक कोई बात इस पर नहीं करते। हमें आप बताइए, मनीष रंजन जैसा एप्स्टीन फाइल के जनक, वो हॉस्टल किसका है? हमें आप ये बताइए।
वो आज से 4 साल पहले 5,000 की नौकरी करता था, 15,000 रुपया कमाता था। आज से 5 साल पहले एक एमपी का ड्राइवर था। 5 से 6 साल के अंदर वो 300 करोड़ का मालिक हो गया। उसके पास 12 हॉस्टल, उसके गले में मोटा मोटा चेन, एक चेन नहीं 3 चेन, हाथ में मोटा सिकरी जो जानवर को जैसे बांधे जाते हैं। मैं ऐसे एप्स्टीन, मनीष रंजन, जो नेताओं से लेकर पदाधिकारी, थाना को, रसूखदारों को, जो न जाने कितनी मासूम बच्ची पहुंचाती है। हमारी बच्ची के खाने में, जो गरीब बच्ची मिडिल क्लास की 10th के बाद हॉस्टल जाती है 12th और नीट्स की तैयारी करने, उस बच्ची की खाने में नशा की गोली मिलाकर उसका पूरा वीडियोग्राफी किया जाता है और बाद में उसके साथ ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उसे फोटो दिखाए जाते हैं। जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो हालात से मजबूर हो जाता है और वो समझौता कर लेता है। फिर उसी समझौता के कारण मनीष रंजन जैसा एप्स्टीन के डकैत, इतने बड़े दरिंदे हमारी बेटी का सौदा करता है, नेताओं के घर पहुंचाता, पदाधिकारियों के घर पहुंचाता, उसको बाहर नारने के लिए बेचैन है। एसआईटी लिख करके दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर मनीष रंजन को जेल क्यों भेजे? जो जेल भेजा उस पर एफआईआर दर्ज हो, एसआईटी पर एफआईआर दर्ज हो, पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो, और अब सीबीआई कह रही है हमें भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अभी तक हमने साक्ष्य नहीं जुटाया। साक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं। अरे भैया, आपके पास एफआईआर दर्ज नहीं है, आपके पास साक्ष्य अभी नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब केस पॉस्को में दर्ज हो गया और उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन है और उसने अपने हॉस्टल को किसी नीलम अग्रवाल को चलाने के लिए दिया और पॉस्को लग गया, क्या पॉस्को आप इसलिए नहीं लगा रहे कि मनीष का बेल हो जाए? पॉस्को लगने के कारण मनीष नहीं निकल पाएगा और मनीष निकलेगा तो बचे साक्ष्य को खत्म कर सकता है। बेटियों के साक्ष्य को पहले ही आपने खत्म कर दी। आप और डॉक्टर सतीश प्रभात हॉस्पिटल के मालिक ने मिलकर, जब 3 डॉक्टर कह रहा है कि हमारे बेटी के प्राइवेट पार्ट पर हमला है, उसकी झिल्ली टूटी गई है, उसे चोट है, उसके एसआईटी ने कहा है, फिर उसके बाद किस आधार पर? मैं बार बार कहता हूं, जब पेशाब का सैंपल नहीं गया, हम नहीं बता पाए, तो कैसे कह दिए कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ? 6 से 8 तारीख तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नॉर्मल थी, सारे जांच रिपोर्ट कहते हैं, एक्सरे कहता है और आईसीयू में ऑर्डिनेटर कहता है कि हमारी बेटी नॉर्मल थी। तो फिर 40 सुई नींद की क्यों दी गई? एंटी डिटॉक्स सुई क्यों नहीं चला गया? किसी भी कीमत पर नींद की गोली से नहीं मर सकती थी। उसके लिए सल्फास नाम की एक टेबलेट जब तक नहीं खाएगा कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। यह मेडिकल रिपोर्ट कहता है दुनिया का। मैं दुनिया के लंदन, जापान, अमेरिका सारे डॉक्टर से बात किया हूं। उन्होंने कहा कि बेटी को मारा गया हॉस्पिटल में। मैं चिल्ला चिल्ला करके एफिडेविट देने को तैयार हूं। फिर कोर्ट में एसआईटी और सीबीआई एक भाषा क्यों प्रयोग कर रही है? निकलना पड़ेगा बिहार की बेटियों को। इस बच्ची के कारण नहीं, लाखों बच्ची के भविष्य के लिए बचाना होगा हम सबको। और जो दोषी पदाधिकारी है जिसने मनीष को जेल भेजा, हमारे न्यायालय को पूछना चाहिए कि क्यों भेजे तुम, और इतने दिन मनीष किस केस में रहा?
और जेल को पूछिए किस केस में रखा, कोई धारा लगी थी कि नहीं। और अब कह रही है कि इसको छोड़ दिया जाए। इतने बड़े एप्स्टीन के दरिंदे को कैसे? मैं तो बेटी को बोलूंगा, याद करिए सावित्रीबाई फुले को, याद करिए यूरोप शर्मिला को, याद करिए स्वयंसु को, याद करिए यूसुफ जई मलाला को, जिन्होंने इंसानियत के लिए 100 गोली खाए। याद करिए दुर्गा को, याद करिए अहिल्या को, कौशल्या को, याद करिए काली को, जिन्होंने रक्षा के लिए नरसंहार किया था। आपके भीतर जज्बा नहीं आता? आपको लड़ने की हिम्मत मर गई? क्या आप सीबीआई के कार्यालय नहीं घेर सकते? क्या आपकी लड़ने की जज्बा मिट गई? लगातार दरिंदों को बचाने की लंबी कहानी, जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो। कितने दलाल हैं, मैं कई बार इसका नाम खोल चुका, और कौन कौन बचा रहे हैं इसको मैंने कई बार कह दिया। फिर फौज को क्यों नहीं लग रहा? पीएमसीएच के डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया? जब वो बलात्कार है तो किसने किया? ऑर्गेन्स प्रेस कौन है? नित्तू को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्यों गवाह को 8 घंटे रखा सीबीआई? गवाह को टॉर्चर किया जा रहा है, कोई गवाह नहीं देगा। क्या कारण? पूरी की पूरी विधानसभा मौन हो जाती है। हमारी विधानसभा कायर और कमजोर हो चुकी है, गूंगी और बहरी हो चुकी है। जिस देश का सदन सूनी हो जाए, वह देश, संसद और विधानसभा आवारा हो जाता है। आज डर नहीं है जनता का किसी नेता को। चाटुकार हो चुके हैं हम लोग। जनता कायर कमजोर हो चुकी है। किसके भरोसे लड़ा जाए? कहां लड़े? हिम्मत टूट गई, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी डेली मरने की तैयारी करके लड़ना चाहता हूं। बेटी के सवाल पर कोई समझौता नहीं करूंगा। भागलपुर से 2 बेटी छूट के आई, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ। उसकी आंखों के सामने 68 लड़कियों को बाहर भेजा गया, बारी बारी से बलात्कार किए। सासाराम की बेटी भाग के आई, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि बिहार से हर दिन 100 लड़कियां उत्तर प्रदेश के किसी एक सेंटर पर ले जाया जाता, वहां से नेपाल के द्वारा बाहर भेजा जाता है। कोई असर नहीं पड़ा। हर दिन हॉस्टल में हमारी बच्ची पर गिद्ध दृष्टि रहती। हमें बचाना होगा, न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ेगा। सीबीआई का कहना है कि हमको कोई सबूत, हमें कोई कागज नहीं दे रही है। पुलिस कह रही है कि हम कागज दे दिए। सीबीआई ने लिख के दिया है कोर्ट में कि हमको कागज पुलिस नहीं दे रही है। जैसे एम्स के डॉक्टर ने कहा, ये पुलिस किसको बचाना चाह रही है? पुलिस जानती है कागज नहीं देंगे सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी और केस खत्म हो जाएगा, दरिंदा बच जाएगा। और फिर जो पुलिस की किरकिरी हुई है, वो उससे कहेगा, देखे ना, हुआ वही ना जो मैं कर रहा था। यही तो सवाल है, यही तो खेल है। और इसीलिए हमें लड़ना होगा। हमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और इसी कागज के आधार पर हम जाएंगे कि लो, अब
एसआईटी कहती है कागज दे दिए और सीबीआई कल कोर्ट को लिख के दी कागज नहीं दिए, और दोनों कह रही है कि मनीष को छोड़ दिया जाए, मेरे पास सबूत नहीं है। तो फिर उसको रखा क्यों, और जिसने जेल भेजा उसको इस पर मुकदमा क्यों नहीं? यही तो सवाल है। ये कौन सी साजिश थी? अंतिम और छोटा, पूरा बिहार का 90% बच्चे ड्रग्स, स्मैक और सोल्यूशन के बीच पागल हो चुके। लगातार ड्रग्स के कारण, स्मैक के कारण एक्सीडेंट, ठोकर मार देना, लगातार ड्रग्स स्मैक के कारण बच्चियों के साथ लगातार 4 साल बच्ची, 6 साल बच्ची, लगातार ये घटना। मैंने कई बार कहा सरकार की निगाह पप्पू यादव पर है, पप्पू यादव की सुरक्षा छीनने पर, मरवाने पर, पप्पू यादव को खत्म करने पर, सच्चाई को दबाने पर। इतनी मेहनत यदि आप पटना में 4 सगे भाई की हत्या कर दी गई, दो अलग, आप उसको बचा लीजिए। पटना में डेली 1 दर्जन, आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, आप उसको बचा लीजिए। नालंदा में 100 राउंड गोलियां चलती है, गायक गिरफ्तार होते हैं, गोली चलाने वाले बच जाते हैं। राजा के घर में राजा स्वस्थ है, पदाधिकारी इंस्पेक्टर राज है, एक तरफ माफिया, एक तरफ इंस्पेक्टर, कोई बोलने वाला नहीं। जहां मन में आए बेटी को नोच लो, जहां मन में आए दरिंदों की तरह लूट लो, जहां मन में आए बेटियों को रक्त चरित्र कर दो। कौन देखेगा? सोसाइटी को चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी नहीं है, उसका जात नहीं है, उसका धर्म नहीं है, उसका मजहब नहीं है। मस्त है सोसाइटी। मेरे घर में आग नहीं लगी, पड़ोसी के घर में आग लगा। भगत सिंह मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम मरने की तैयारी नहीं करते, हमें जीना है। और जीने वाला आदमी कभी लड़ना नहीं जानता। बाहर है सोसाइटी और बाहर है सरकार, रोक लीजिए। अमित जी आए थे, पूर्णिया में रुके थे, 3 दिन रहे थे, हमें उम्मीद थी अमित भाई आएंगे, पूर्णिया सीमांचल कोसी को विशेष पैकेज दे, हमारी जिंदगी बचाए, हमें पलायन से रोकेंगे, हमारे मक्का की कीमत बढ़ाएंगे। हम 2200, 2300, 2400 से हम 1700, 1400, 1300 पर चले जाए। मक्का अमेरिका देगी, हमारा मक्का 900 के नीचे चला जाए, क्योंकि 84-85% अमेरिका मक्का भारत को देगा। हमारी मक्का की खेती खत्म, सीमांचल के किसानों की खेती खत्म। मखान पर हमारा सपना था कि अमित भाई आएंगे और 10 मखान की फैक्ट्री की घोषणा करें। जूट मिल हमारा बचेगा, बनमनखी में चीनी मिल बचेंगे। आएंगे तो पूर्णिया को राजधानी की घोषणा करें, आएंगे तो पूर्णिया को एक हाईकोर्ट बेंच देंगे, आएंगे तो हमें बाढ़ से मुक्ति का एक रास्ता देंगे, आएंगे तो हमें किशनगंज के इलाके में हमें चाय बागान का सौगात देंगे, आएंगे तो हमें किशनगंज और अररिया के इलाके में हमें पाइनएप्पल खेती, किसानों को हमें मदद करेंगे। किशनगंज रुके, चाय बागान और पाइनएप्पल के खेती के पर एक लाइन नहीं बोली। अररिया गए, मेहनत कश मजदूर के पलायन पर और जो हम खेती करते हैं उस पर एक लाइन नहीं बोली। पूर्णिया में एक रात रहे, उन्होंने पूर्णिया जो आज दुनिया के मानचित्र में लगातार हम बढ़ रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं पूर्णिया को बढ़ाने का, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ बंगाल और असम की चुनाव की राजनीति की। उन्होंने बॉर्डर के 10 किलोमीटर पर एक झूठ की पुलंदर की बात की, बॉर्डर का 10 किलोमीटर के अंदर में हमको कैसे सुरक्षित रखना है। आपने कोई एक मल्टीपल, आपने समाज को आईना और दर्पण नहीं दिखाया कि हम, मेरा आधार क्या होगा, हम क्या सोचते हैं। बस आपने एक गंदा खेल खेल लिया। बारे बार अमित भाई, कब तक सियासत और कुर्सी की राजनीति होगी, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं होगी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप आएंगे तो पूर्णिया को विशेष पैकेज, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ आप हमें
हमारी गरीबी से निकाले। हम बहुत चिंतित हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अब नफरत का युग गया, वैसे भी दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की ओर जा रही। मैं अंत में एक आग्रह करूंगा अमित भाई, सीमांचल कोसी में हम विशेष पैकेज चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा तो आप नहीं दिए, हम चाहते हैं कि आप सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज दें, ताकि यह सीमांचल जो दुनिया का निर्माण करता है वो खुद को बनाकर हम दुनिया को अपनी ओर लाए। हमें IIT दीजिए, हमें IIM दीजिए, हमें ITI दीजिए, हमें AI का आप एक बड़ा हब दीजिए, ताकि हम दुनिया को दिखा पाए। यही तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अंत में एक आग्रह करना चाहूंगा, 2 दिनों के अंदर लगातार दारू के नाम पर बिहार की पुलिस पैसा वसूली कर रही है। लगातार बड़े तस्करों को, बड़े दारू वालों को, जिसके साथ जहां सांठगांठ है, जिससे पैसे के लेन देन है, उसको फ्री कर दिया गया। तुम बेचो और गरीबों के घर पर जाके हमला करना, उसकी गिरफ्तारी करना, गरीबों को जेल में ठूसना, ला करके पैसा वसूलना। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, इसको बचाइए, ये सही नहीं है। आप तस्करों के साथ मिले हुए हैं, दारू का पैसा लेते हैं, दारू से पैसा वसूलते हैं, और आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। आप सबको पुनः एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से आग्रह करूंगा, नीट्स के बच्ची के मामले में सो मोटो नोटिस लेने की जरूरत है। जैसे आपने यूजीसी के मुद्दों पर 72 घंटे के अंदर, यदि आप देश को बचाने के लिए आप सो मोटो नोटिस लेके यूजीसी कानून को रोक सकते हैं, तो नीट्स की बच्ची, आपकी, हमारी, सबकी बेटी का सवाल है। इस मुद्दों पर हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में यह जांच हो। सीबीआई और एसआईटी के बीच का जो ये आंख मिचौली का खेल है, दामन चोली का खेल है, यह मिली भगत करके इस केस को खत्म करना चाहते हैं। मनीष के तरह के एब्स्टीन क्रिमिनल को बाहर निकाल के सबूत मिटाना चाहते हैं। सवाल यह है, 4 साल पहले 15,000 कमाने वाला 400 करोड़ का मालिक 1 लाख 2 लाख का मुटका चेन पहनने कहां से पहना? क्या ये सवाल नहीं है? क्या उस हॉस्टल में हमारी बेटी के साथ गलत नहीं हुआ? क्या वो नाबालिग नहीं है? क्या पोस्को के तहत बेल मिलना चाहिए? क्या जो लिख करके दे रहा है वो गलत है या नहीं? यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम।